जब सजा हो जंग का मैदान, जब तोप के मुहाने उगलते हैं बारूद के अंगारे, जब होती है हर तरफ से मिसाइलों की बौछार, जब समंदर की शांत लहरों पर गूंजता है जंगी जहाजों का शोर, जब आसमान में लिखी जा रही हो विनाश की इबारत, जब हर पल मौत के साए में जी रही हो जिंदगियां, तब होता है महायुद्ध। और इस जंग का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। कमांड सेंटर में बात होगी जंग की, इनसाइड स्टोरी की, जिक्र होगा तबाही मचाने वाले हथियारों का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव शुक्ला आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर गौरव आर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमांड सेंटर में। जी, तो कमांड सेंटर में आज बात करेंगे उन मुद्दों की जो इस समय जंग को प्रभावित कर रही हैं, केवल जंग को नहीं, पूरी दुनिया को। और मैं शुरुआत करूंगा हर रोज की तरह सबसे पहले 4 बड़ी खबरें जिनके ऊपर बात होगी। सबसे पहले बात आज करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति ट्रंप के उस माया जाल की जिसमें दुनिया इस समय क्या उलझ रही है। और सबसे बड़ी खबर होगी आज की ट्रंप का माया जाल। मेजर गौरव आर्या, क्या है ट्रंप का माया जाल कि जैसे कोई समझ नहीं पा रहा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है गौरव कि ट्रंप अपना मायाजाल फैला रहे हैं और जैसे जैसे ये युद्ध और पेचीदा हो रहा है, ट्रंप का मायाजाल भी और फैल रहा है। तो दूसरी बड़ी खबर जो आएगी वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, वो बात होगी पैसे के खेल की। यहां तेल का खेल है और तेल के खेल के पीछे है पैसे का खेल, इकोनॉमिक वॉर। क्या ये जंग बिल्कुल उसके आजू बाजू घूम रही है? बिल्कुल, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि शांति वार्ता हो रही है, तेल के भाव गिर जाते हैं गौरव। और जैसे ये बोलते हैं कि शांति वार्ता नहीं हो रही है या ईरान बात काटता है, तेल के भाव 100 पार कर जाते हैं। तीसरी बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर आज बात करेंगे, और बात होगी बिचौलिए की। जंग के कितने बिचौलिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाढ़ आ गई है बिचौलियों की। जी बिल्कुल, जंग के बिचौलिए। और यही बात एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कही थी कि कई ऐसे लोग हैं जो बिचौलियापन इसमें कर रहे हैं, और ये हम देखेंगे और उनको एक्सपोज भी करेंगे आज गौरव। जी बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। और चौथी बड़ी खबर जो स्क्रीन के ऊपर आएगी, जिसमें हम बात करेंगे साइबर वॉर की। देखिए, जमीन पर, आसमान में, समंदर में, केवल जंग वहां तक सीमित नहीं है। क्या साइबर वॉर है इसमें? बिल्कुल, इसको हम लोग अपनी जबान में, अपनी भाषा में गौरव कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। साइबर वॉर, मीडिया वॉर, सोशल मीडिया वॉर, ये सब शामिल होते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर में। उसके बारे में भी बात करेंगे हम आज। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस समय करने जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए एक हमले में ईरानी नौसेना के प्रमुख अलीरेजा तंगसीरी की मौत हुई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय युद्ध के मैदान से। रिपोर्ट के मुताबिक हमला एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा था जिसमें अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। तंगसीरी ईरान की नौसेना के एक अहम कमांडर थे और हॉर्मुज जैसे रणनीतिक क्षेत्र की सुरक्षा में उनकी बड़ी भूमिका थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईरान के नेवी चीफ की मौत बंदर अब्बास में हुए एक हमले में हुई। जानकारी एक इजरायली अधिकारी के हवाले से सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर है इस समय की। मेजर गौरव आर्या, कितनी बड़ी खबर है? मुझे लगता है बहुत बड़ी खबर है, और ये इजराइल जो कर रहा है गौरव जी, इजराइल ऐसा कमाल का काम कर रहा है कि इजराइल ने टॉप लीडरशिप लगभग तबाह कर दी है। अब वहां पे डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो युद्ध कैसे लड़ें जिसमें कोई जर्नल ना हो। यहां पे धीरे धीरे करके टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया इजराइल ने। अब देखिए, IRGC के नेवी चीफ को मार गिराया, वो भी कहां? बंदर अब्बास। अगर नक्शे पे देखें तो पता लगेगा कि बंदर अब्बास जो है वो चाबहार पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। चाबहार पोर्ट वही पोर्ट है जिसको भारत ने बनाया ईरान के अंदर। चलिए, आपने मैप का जिक्र किया है, वो मैप भी आपके सामने अब लेकर आएंगे। बंदर अब्बास ईरान के एक अहम बंदरगाह है, उसका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी समझिए जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि अगर जनरल नहीं है तो जंग कैसी? क्या यह खामेनेई की मौत की तरह बहुत बड़ा एक झटका है, समझा जाए? मेजर गौरव आर्या जी, ये नक्शा है और यहां पे ये देखिए, अगर आप देखिए वेस्ट है, ये चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे तकरीबन गवादर पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसको चाइना ने बनाया था। ये गवादर पोर्ट का लोकेशन है। और ये है पसनी, पाकिस्तान का नेवल बेस, जो पाकिस्तान ने बोला था कि हम अमेरिका को दे देंगे। यहां पे पसनी है, यहां पे गवादर है, ये चाबहार है जो भारत ने बनाया था। और दोस्तों, ये है बंदर अब्बास।
यहां पे अटैक हुआ था और यहां पे ईरान के IRGC के नेवी चीफ को मारा था। नेवी चीफ को मारा था। और यहीं से एक बड़ी खबर आ रही है, और जो आपने जिक्र कर दिया, बिल्कुल हॉर्मुज, जिसका हम रोज जिक्र करते हैं, बिल्कुल हॉर्मुज के ऊपर है, और यहां से कहीं ना कहीं पूरे हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है ईरान, अगर बात करें। जी बिल्कुल। यहां पर क्या यह समझा जाए कि इस हमले के बाद और इस मौत के बाद ईरान बहुत कमजोर हो जाएगा? हॉर्मुज के ऊपर क्या उसका कंट्रोल पहले के जैसा रहेगा या नहीं रहेगा? मुझे नहीं लगता गौरव कि ये कमजोर हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसी दिन के लिए तैयारी की थी कि हमारी टॉप लीडरशिप को मारा जाएगा, खमेनेई को मारा जाएगा, जितने भी लोग हैं सब सफा हो जाएंगे, फिर हम अमेरिका और इजराइल से लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो उनकी पूरी की पूरी वॉर स्ट्रेटजी गौरव एक चीज पे मबनी है कि जब सब साफ हो जाएगा फिर हम कैसे लड़ेंगे। हाँ, एक बात तय है, डायरेक्शन की कमी हो जाएगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेडलेस चिकन। मुर्गे का सर काट दीजिए, फिर मुर्गा किस तरीके से फड़फड़ाता है। आज की तारीख में नेवी का वही हाल हो गया है। चलिए, नेवी का जिक्र हो रहा है, आपने जिक्र ऑलरेडी कर दिया है कि इस जो बंदरगाह के ऊपर पूरा अटैक किया गया। मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं, जो जिक्र हो रहा है कि इस और भारत है, भारत के साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ उसका लगता हुआ बॉर्डर ईरान का है, और जहां पर ये पूरा इस समय घटनाक्रम हो रहा है, जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं। और बात यह होगी कि आखिर किस तरीके से अब आगे बढ़ता है ईरान, या फिर किस तरीके से आगे बढ़ता है, जिसका मैं जिक्र करूं। इजराइल बंदर अब्बास ईरान का एक अहम बंदरगाह है, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया है, और बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है। ईरान का मुख्य नौसैनिक बेस और व्यापारिक केंद्र भी है, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र भी किया। लेकिन मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा मेजर गौरबारिया, क्या ये जो बंदरगाहों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये उनमें से एक था जहां पे पूरा कंट्रोल चल रहा था ईरान का? आपने कहा कि बहुत अंतर नहीं आएगा, लेकिन एक बड़े जनरल का मारा जाना इस जंग को किस तरीके से प्रभावित करेगा, उस बीच जहां बात हो रही है सीज फायर। जी देखिए, सीधी बात है गौरव, मैं आपको बताता हूं सीधे तौर पे। जी, क्या इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या इससे हॉर्मुज पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसकी चंगल है वो कमजोर पड़ जाएगी? ऐसा नहीं है। दे विल फाइंड समबडी, किसी और को लगाएंगे उसकी जगह, और ईरान लड़ता रहेगा। लेकिन हां, ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका है, नो डाउट बहुत बड़ा धचका है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ेंगे और बात होगी ईरान अमेरिका की इस जंग के बीच, युद्ध के बीच बड़ी खबर लेबनान से आ रही है, और लेबनान इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, और कुछ वीडियो भी जारी की आईडीएफ की तरफ से। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने सटीक हमले कर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार डिपो को निशाना बनाया, टारगेट किया, और उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इन हमलों में कई ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। धमाके की आवाज सुनिए, सब कुछ पता लग रहा है कि कितना बड़ा धमाका था ये, और इजराइल की सेना ने ये वीडियो जारी किया है, तस्वीर आएगी, ये कितना बड़ा धमाका, इसको समझा जाए। और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि ये पूरा एक तरह से रिहायशी इलाका है, तो क्या इसको समझा जाए कि पूरा आजू बाजू मेरे को घर नजर आ रहे हैं इस वीडियो के? आईडीएफ की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। मेजर गौरबारिया, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के कि इसमें कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। जी, जब उन्होंने बम मारा है तो जिसके लिए इंटेंडेड था, जो इनका टारगेट था, टारगेट तो गया, जी, आसपास के 10-15 घर भी गए साथ में। ये बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन है और बिल्कुल रिहायशी इलाके के बीचों बीच है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि हिजबुल्लाह के साथ वही परेशानी है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। उनको इजरायली कुछ नहीं कह रहे थे, वो जानबूझ के इस जंग में कूद पड़े। अक्टूबर 7 के बाद भी जानबूझ के ऑपरेशन चल रहा था, किसके खिलाफ? हमास के खिलाफ। ये बीच में आ गए, ये पिटे, अब ये दोबारा पिट रहे हैं। ये उनकी, देखिए, ये उनकी मौत की कहानी हो रही है यहां पे, और मेन जो उनका इलाका है उसके ऊपर बम मारा है। और ये देखिए साहब, पूरा का पूरा इलाका, ये कंप्लीट इलाका, जहां तक आप धुआं देख रहे हैं, यहां पे कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना जबरदस्त धमाका है गौरव, बिल्कुल जबरदस्त धमाका है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल, इस वीडियो को जारी करने की वजह क्या नजर आती है? जी देखिए, बीच में जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान ने अपने प्रॉक्सीज एक्टिवेट कर दिए। जी, ईरान के प्रॉक्सीज कौन कौन से हैं? ईरान के प्रॉक्सीज हैं हमास, जी, हिजबुल्लाह, हुथी, और दर्जन भर और प्रॉक्सीज हैं। उनके प्रॉक्सीज जॉर्डन में हैं, उनके कतर में प्रॉक्सीज हैं, सऊदी अरब में, हर जगह अपने प्रॉक्सीज एक्टिवेट करे। यहां पे हिजबुल्लाह एक बार फिर एक्टिव हो गया, और इजराइल सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि बिल्कुल इजराइल के नॉर्थ में, अगर आप देखेंगे वहां पे नॉर्थ में हाइफा है, और हाइफा के अगर आप और ऊपर चले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पे सदर्न लेबनान है, और वही इलाका है साउथ लेबनान और नॉर्थ इजराइल का, जहां पे ये सब बातें होती हैं, सब झगड़े लड़ाइयां होती हैं। तो इजराइल ने बोला कि सबसे पहले इनको निपटाया जाए, बाद में जाएंगे दोबारा ईरान, इनको पहले निपटाइए, एक अपना फ्लैंक सेफ होना चाहिए एकदम।
चलिए सीधा रुक करते हैं तेल अवीव से। हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रिफत अब्दुल्ला। रिफत, दो बड़ी अपडेट्स हमारे सामने इस समय की हैं। पहली, जिस तरह से आईडीएफ की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, और दूसरा आईआरजीसी के जो एक कमांडर है उनकी मौत हो जाना, उनको अटैक करके टारगेट किया जाना। थोड़ा सा माहौल हमें बताइए, इस समय स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें भी आप पहले दिखा रहे थे, और इस आईडीएफ के वीडियो के बाद की स्थिति क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कफर कासिम एरिया में हूं। ये टेल अवीव से काफी दूर है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा, यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था और आपने विजुअल्स में देखा होगा एक गाड़ी जो है हवा में उड़ रही है, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। यही वो एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। हालांकि उस गड्ढे को यहाँ पे भरा गया और यहाँ पे चूंकि जो ही यहाँ पे कोई अटैक होता है, जितना भी इसराइल से हो पाता है वो फौरन उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अभी एक यहाँ पे बड़ा केटर हुआ था और उसको अब फिल कर दिया गया, और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें अभी भी यहाँ पे देख पा रही हैं कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ है। ये कफर कासिम का एरिया है और यहाँ पर ही वो जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखी हो गई वो इसी स्पॉट की है। यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी हैं, पुलिस भी हैं, और अभी देखने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ है। कई गाड़ियाँ यहाँ पे तबाह हुई हैं और एक और एरिया में जहाँ पे धमाका हुआ वहाँ पे 6 लोग घायल हुए हैं। तो एक के बाद एक जो है वो मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, जहां एक तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान में ऑपरेशन चला रहे हैं, ईरान में ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी लगातार ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। और हमने देखा कि आज सुबह से तकरीबन 8 बार सायरन्स बजे, यानी 8 मिसाइल अटैक लॉन्च किए सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर इजरायली फोर्सेस पर ईरान की तरफ से। हालांकि यहाँ पर अभी 11:26 हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर तरफ से जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार सायरन्स बज रहे हैं, बार बार लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे थोड़ी देर पहले जो है एक अटैक हुआ था। मैं दर्शकों को फिर से दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा हुआ था, एक क्रेटर हुआ था और इर्द गिर्द काफी नुकसान हुआ था, और यहाँ पे काफी गाड़ियां थी जो तबाह हो गई थी। अब उनको फौरन हटाया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जैसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि इर्द गिर्द अभी भी निशान जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर इसराइल में फौरन उन चीजों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक आपने लेबनान की बात की, लेबनान में इसराइली फोर्सेस जो है साउथ लेबनान के अंदर चली गई हैं काफी जगहों पे, और ये जो नेतन्याहू हैं उन्होंने सीधे कहा है कि हम बफर जोन बनाएंगे ताकि वो हिजबुल्लाह के साथ लगातार लड़ाई। आप हमारे साथ बने रखिए। तो ट्रंप का हम जिक्र करेंगे कि क्या वाकई मायाजाल का जिक्र हो रहा है। ट्रंप के इस मायाजाल की बात होगी, आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको जंग के मैदान से आई खतरनाक तस्वीर एक दिखाते हैं। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर इजराइल के कफ कासिम शहर से आई है, जहां इजराइल पर 40 मिनट के अंदर 3 मिसाइल अटैक किए गए। हमला खतरनाक था, इतना खतरनाक, तस्वीर देखिए, हमला खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि एक मिसाइल सीधा एक कार पर आकर गिरी और वो कार धुआं धुआं हो गई। 6 लोग भी घायल हुए। हमारे पास जानकारी है, पहले तस्वीर देखिए फिर बात करेंगे, और इस तस्वीर में सब कुछ कहानी बयान होगी। मैं इस साइड आ जाता हूं एक बार ताकि दर्शक तस्वीर को अच्छे से देख पाएं। ये कार खड़ी है, इस पर फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप तस्वीर को देख रहे हैं, थोड़ा सा फोकस इस एरिया पर कीजिएगा, क्योंकि यही आकर डायरेक्ट एक मिसाइल गिरती है और जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और ये तस्वीर उस जगह की है जहां से रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, और उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि कैसे डैमेज जो हुआ है, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश है। और मैं रिफत का रुख करूंगा, लेकिन ये तो ताबड़तोड़ हमले जारी हैं इजराइल के ऊपर भी। जी, लेकिन फिर मैं एक बात बोलूंगा, ये विजुअल्स आपको सिर्फ 10% कहानी बताते हैं, 100% नहीं बताते। जी, बात यह है गौरव कि आप जब भी देखेंगे लड़ाई होगी, मिसाइल गिरेंगी, मौतें होंगी, लोगों को नुकसान होगा, चोट पहुंचेगी, जाने जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और इजराइल में भी ऐसा हो रहा है। फिर वही बात बोलूंगा जो मैंने कल बोली थी, आपको ईरान की कोई फोटो, कोई वीडियो दिखाई नहीं देगी, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। जो हम लोग कह रहे हैं कि इजराइल का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। इससे 100 गुना ज्यादा ईरान में हो रहा है। ईरान में कोई जर्नलिस्ट नहीं है जो वहां से लाइव करे। मैं पहले रिफत सामने है, रिफत आज बहुत अच्छा लग रहा है, बिना हेलमेट के हैं जी। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा मामला, मिसाइलें तो गिर रही हैं, लेकिन पहले से मामला थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हेलमेट जो है इस वक्त, क्योंकि सर में काफ़ी दर्द था, क्योंकि इतने दिन जब से हम यहाँ पे लैंड कर पाए तो तब से तो सो नहीं पाए, 2 घंटे भी नहीं सो पाते हैं। यकीन मानिए कि अब
सर पे हेलमेट रखने से और दर्द हो जाता है, वो वजह है। ऐसा नहीं है कि अटैक्स कम हुए। एक बात से मैं आपका इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से कि जितना नुकसान यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा ईरान में है। ईरान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ पे लगातार इजरायली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ऑपरेशंस कर रहे हैं और वहाँ पे जानी नुकसान भी बहुत है और माली नुकसान भी बहुत है। और वहाँ पर क्योंकि जो फाइटर जेट्स जाते हैं वहाँ से बॉम्ब गिराते हैं, उससे ज़्यादा तबाही हो जाती है। लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। जहाँ जहाँ पे भी ये पेंट्रेट कर पाते हैं ये मिसाइल, हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मिसाइल्स को जो है हवा में मार गिराता है, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो गिर जाते हैं। और जो क्लस्टर बॉम्ब है उसका अभी इसराइल के पास तोड़ नहीं है, क्योंकि जब क्लस्टर बॉम्ब आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 80 बॉम्ब उसमें से गिर जाते हैं। यानी एक वॉरहेड आता है और जब वो आसमान पे किसी टारगेट के नजदीक पहुंच जाता है उसके बाद वो फट जाता है और हम आसमान में देख रहे हैं छोटे छोटे बम बिखर जाते हैं। मैं गौरव जी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो स्पॉट है। सबसे पहले देखिए इसराइल में अभी आपने देखा कि कितनी तबाही हुई थी। यहाँ में पिछले 15-20 मिनट से हूँ और एकदम से सब कुछ ठीक कर दिया गया, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। एक बड़ा क्रेटर था यहाँ पे, बहुत डीप गड्ढा हुआ था, लेकिन आप देखिए सब कुछ, सड़कें भी साफ कर दी गई है। जहां जहां पे भी माइनर डैमेज होता है वहां इस तरीके से कवर किया जाता है कि 5-6 घंटे के बाद लगता है कि यहाँ के कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखिए गाड़ियां, मशीन्स लाई जाती हैं, सब कुछ साफ किया जाता है और जो भी यहाँ पे इर्द गिर्द मलबा था उसको फौरन गाड़ियों में उठाया गया। और ये थोड़ा सा अभी आपको दिखेगा गाड़ियों के ऊपर से ये जो मलबा है ये आपको दिखेगा, लेकिन बाकी सब चीजें जो है साफ कर दी गई हैं, क्योंकि इसराइल में मशीन्स काम करती हैं। इसराइल में एक सिस्टम बना हुआ है, जो ही सायरन तो फौरन लोग जो हैं वो बंकरों में जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे ह्यूमन लॉस ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे बंकर नहीं होते, बॉम्ब शेल्टर्स जिसे यहाँ पे कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। क्योंकि आपको मालूम हो कि बेत शमिश का जो इलाका है 250 से ज्यादा घर वहाँ पे तबाह हुए। इसके अलावा भी काफी सारे एरिया, डिमोना में नुकसान हो गया, अर्द में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पूरी बस्ती तबाह होगी। लेकिन सारे लोग जो थे वो अक्सर लोग बॉम्ब शेल्टर्स में थे। हालांकि इसके बावजूद भी बेत शमिश और डिमोना में 250 लोग घायल हुए, जिसमें से काफी लोगों की अभी देखिए कंडीशन खराब है। और हम बात कर रहे हैं कि कैजुअलिटीज तो होती हैं, जिस तरीके से जंग इस समय जारी है। आप इसराइल में हैं, अपना ध्यान रखिएगा जरूर। हेलमेट का हम जिक्र कर रहे थे, समझ सकते हैं कि कितनी वहां पर जाबाज पत्रकारिता करने की जरूरत होगी जब आप जंग के मैदान में होते हैं। शुक्रिया रिफत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस समय अमेरिका ईरान युद्ध से ही जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि युद्ध विराम पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है और कहा गया है कि ट्रंप शनिवार तक युद्ध विराम का ऐलान घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है, लेकिन इजराइल इससे खुश नहीं है। ट्रंप ने ईरान को 5 दिन की जो मोहलत दी थी वो भी शनिवार को खत्म हो रही है। और इससे पहले ट्रंप का बयान भी आ गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका से बात कर रहा है, लेकिन दुनिया के सामने इसे मान नहीं रहा। अब सवाल यही है कि ईरान कहता है कि नहीं, अमेरिका कहता है हाँ, तो सवाल फिर घूम फिर के वहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बात हो। With Iran, and they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. ट्रंप के प्लान ने ईरान को डराया। सीज फायर या जाल, ट्रंप का ट्रैप या समझौते की होप। ट्रंप के पल पल बदलते प्लान ने ईरान को डरा दिया है। वो परेशान है क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ होने वाली युद्ध विराम की बातचीत एक ट्रैप हो सकती है। ऐसा ट्रैप जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल उसके बाकी बचे हुए नेताओं को एक ऐसे जाल में फंसा सकते हैं जहां उनकी हत्या की जा सके। ये दावा न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों को डर सता रहा है और उन्हें अमेरिका युद्ध विराम का प्रस्ताव एक जाल लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ को बाहर लाने का एक तरीका हो सकती है। गालिबाफ उन चंद वरिष्ठ ईरानी नेताओं में हैं जो अब तक इजरायली हमलों से बचे हुए हैं और अमेरिका उनसे ही बातचीत करना चाहता है।
मतलब साफ है, ईरान के नेतृत्व का मानना है कि पिछले कुछ समय के दौरान बातचीत के दौरान ही उन पर हमले हुए, इसलिए वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को भी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं और अमेरिका पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। तो बात हो रही है ट्रंप के मायाजाल की, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। इधर ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है इस समय। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि अब तक अमेरिका से सीधे तौर पर कोई आधिकारिक बात नहीं हुई। हालांकि उन्होंने माना कि अमेरिका अलग अलग मित्र देशों के जरिए संदेश भिजवा रहा है, जरूर भिजवा रहा है, जिसे ईरान बातचीत के लिए नहीं केवल कूटनीति मानता है। तो ये एक बड़ी खबर है इस समय। बातचीत की बात तो है, लेकिन रास्ता नहीं। Negotiations have taken place so far. I state firmly that there has been no negotiation or dialogue with the American side. However, in recent days the American side has begun sending various messages through different intermediaries. Messages being conveyed through our friendly countries, and us responding by stating our positions or issuing the necessary warnings, is not called negotiation or dialogue. It is simply an exchange of messages through our friends. तो ट्रंप के मायाजाल का हम जिक्र कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, ईरान का अंदेशा आपको लगता है कि हाँ सही है इसी पॉइंट के ऊपर? देखिए, मैं एक बात मानता हूं गौरव, और ये वाज़े तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं। चलिए मैं सीधी बात कर देता हूं। बात यह है कि ईरान का डर जायज है। जब जब अमेरिका ने बोला है कि बातचीत करें, वो बोलता है बातचीत करें, वो बोलता है आओ इतने बजे यहां पे मिलेंगे, आओ चल के बातचीत करें। मिलो तो बात तो करो, बात करोगे तभी तो रास्ता निकलेगा, और वहीं पे आके मिसाइल गिरती है। ये 2 बार हो चुका है, ये 2 बार हो चुका है, और ईरानी ये नहीं चाहते कि तीसरी बार हो। इनको ये लग रहा है कि ट्रंप इनके सामने दाने डाल रहा है, जैसे आप पक्षी के सामने दाने डालते हैं, और जैसे ही पक्षी आएगा तो पकड़ने वाला उनके ऊपर जाल डाल देगा। यही गौरव, यही बात चल रही है यहाँ पे। इसीलिए डर रहा है ईरान, इसीलिए ईरान ये कह रहा है कि हम अमेरिका के जाल में अब नहीं फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि 2 बार पहले हमें धोखा अमेरिका दे चुका है। गौरव, ये घबराहट तो नहीं है ईरान की? बिल्कुल। आप देखिए ईरान की लीडरशिप, टारगेट किसको किया जा रहा है आप ये तो बताइए। अमेरिका किसके पीछे पड़ा हुआ है? पहले खमेनेई को मार दिया, खमेनेई के नीचे 50 लोगों को मार दिया, एक एक करके ईरानी हुकूमत के एक एक इंपॉर्टेंट आदमी को खत्म कर दिया। आज की खबर देखिए, नेवी के कमांडर को निपटा दिया। बचा कौन वहां पे? आपने आज देखिए 26 दिन हो गए, 27वां दिन है। आपने मुश्तबा खमेनी की शक्ल देखी? आपने उसका कोई वीडियो देखा? आपने कोई खिताब देखा उसका कि मेरे ईरान के रहने वाले भाइयों और बहनों, मैं सामने खड़ा हूं और मैं तुम्हें लीड करूंगा? कुछ नहीं देखा आपको। सिर्फ एक स्टेटमेंट जो कि कहा गया है कि मुश्तबा खमेनी का स्टेटमेंट है, आप भरोसा कर लीजिए इसका। वो है कहां पे? इसलिए ईरान डरा हुआ है, पता नहीं कौन आके मार दे, कौन आके मार दे। लेकिन इस बीच एक और बहुत छोटा सा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ। मेजर गौरव आर्या, जब बात होती है, बातचीत होती है, टेबल पर बैठते हैं, तो सामने तो किसी को आना पड़ेगा ना। ईरान किसको लाएगा? अपने टॉप लीडर्स को लाना नहीं चाहता, अमेरिका चाहता है वहीं आए, तो फिर अब कहानी कहां जाएगी? देखिए, साफ सीधी बात है, अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए ईरान को कि इस पे मान जाओ। ईरान ने 15 के 15 खारिज कर दिए। ईरान ने अपने 5 और ठोक दिए उसके ऊपर, जिसमें सबसे बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सबसे बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ईरान जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी खुद मुख्तारी हट गई, उसकी संप्रभुता हट गई, उसकी सॉवरेनिटी हट गई, तो ईरान को डोनाल्ड ट्रंप नस्ते नाबूद कर देगा, फ्लैटन कर देगा। जैसे फोटो आपने गाजा की देखी है ना, वैसे आपको तेहरान दिखाई देगा कुछ समय के बाद। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां से पकड़ रखा है पूरी दुनिया को। बाबल मंदेब की भी बात चल रही है, आपको पता होगा। बाबल मंदेब की भी बात चल रही है, अब आप देख लीजिए। ईरान इस हद पे आ गया है कि अगर तुम हमें बर्बाद करोगे, हम तुम्हें नस्तानाबूद कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन सवाल यही है जो आपने जिक्र किया कि कैसी तस्वीर वहां पर होगी ईरान की, जो अभी तक सामने नहीं आ रही। तो मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखूंगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कुछ तथ्य हमारे साथ सामने आएंगे। ट्रंप के मायाजाल को लेकर बात कर रहे हैं। अमेरिका के पास पश्चिमी एशिया के दलदल से निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। IRGC अधिकारी मोहसिन रजाई का यह बयान है। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमला जारी रखा तो ईरान उसे फारस की खाड़ी में पैरालाइज कर देगा। क्या ये भी है? इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ईरान अमेरिकी जहाजों को समंदर में डुबो देगा। ये कौन बोल रहा है? IRGC के अधिकारी बोल रहे हैं, जिनका एक कमांडर ढेर कर दिया गया है। जी, है दावों में दम? देखिए, अगर ये अमेरिका के जहाज डुबा सकते जी तो अभी तक सारे डुबा चुके होते। इन्होंने अमेरिका का आज तक कौन सा जहाज डुबाया? मुझे उस जहाज का कोई नाम बताए कि साहब ये US नेवी का जहाज था और हमने इस जहाज को डुबा दिया है। देखिए, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन काम बातों से नहीं होगा।
क्या ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं कि अगर आया तो हम ये कर देंगे और इसकी नेवी के जहाज डुबा देंगे, आई डोंट थिंक दे हैव दैट कैपेसिटी। इन्होंने बड़ी कोशिशें करी हैं साहब, बड़ी एंटीशिप मिसाइल मारी हैं, अभी तक ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है। नहीं, ये डुबो देंगे, कर देंगे, ये बहुत सारी बातें तो हमें सुनाई दे रही हैं, पर मेजर गौरव आर्या, अब बात यह है कि क्या वो भी कोई इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, या कहिए कि माइंड गेम है जो ईरान खेलने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ईरान खेलने की कोशिश कर रहा है माइंड गेम। ईरान जैसे कि अगर उनका कोई F-15 गिरता है या उसके पीछे कोई अगर फायर होता है तो ईरान कहता है जहाज हमने गिरा दिया, बाद में पता लगता है कि फ्रेंडली फायर से गिरा था वो। अगर F-35 हमने गिराया था साहब, रीपर हमने मारा था, ये उनका जो एयरक्राफ्ट है वो हमने गिराया था, बाद में पता लगता है कुछ और। कि ईरान, देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक सच्चाई है, हर एक देश करता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ईरान भी कर रहा है, लेकिन ईरान की वो मिलिट्री कैपेसिटी नहीं है। ईरान आज की तारीख में दुख क्या पहुंचा रहा है? क्या अमेरिका को वो खरोच लगा पाया? साफ सीधी बात मैं पूछता हूं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका को खरोच लगा पाया? क्या वो इजराइल में बम मार रहा है? हां, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा बम ईरान में लैंड हो रहे हैं, यह बात भी सच है। टोटल उनकी जो लड़ाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है कि हम दुनिया का तेल बंद कर सकते हैं, 20% एनर्जी जो है उसको हम बंद कर सकते हैं। दिस इज द टोटल एफर्ट दैट ईरान इज पुटिंग इन। तो ईरान की एक और बड़ी शख्सियत सामने आई जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं और आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए कि यह हो क्या रहा है। अली लारिजानी थे, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक में उनकी जान चली गई, और इसके बाद मोहम्मद बाकर जुल्कद्र को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव बना दिया गया। जुल्कद्र पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC में कमांडर रह चुके हैं, तो यह नई नियुक्ति मेजर गौरव आर्या, क्या यह भी उनकी गेम को आगे बता रहा है? मैं यह समझना चाह रहा हूं कि जो इस समय दर्शक हमें देख पा रहे हैं, तो ये इस जंग को किस पड़ाव में देखें, और क्या प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब कुछ ईरान के पास भी है, इजराइल अमेरिका की तरह? नहीं, देखिए गौरव, साफ सीधी यह बात है कि ईरान की मजबूरी है, अगर कोई मरता है कमांडर तो उसकी जगह दूसरे को कमांडर लगाना पड़ेगा, वो मरता है तीसरा लगेगा, वो मरता है चौथा, पांचवा, इसी तरीके से 50 मरते हैं तो 51वें को आपको नियुक्त करना पड़ेगा। आज ही देखिए नेवी का चीफ मर गया उनका, तो किसी और को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाना पड़ेगा, वही चल रहा है। इसमें ऐसा कोई नहीं कि उनके जंग का बहुत बड़ा कोई मंसूबा है, बहुत बड़ा प्लान है, जो प्लान है वो है एंड इट्स वर्किंग वेरी वेल फॉर द ईरानियंस। बट एक मैं बात कहना चाहता हूं कि ये जो एक के बदले में एक को लगाते हैं, इसमें कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है। हर जगह होता है, हर जगह होता है। कोई रिटायर होता है, ये तो मर गए यहां पे लोग, जब कोई रिटायर होता है उसकी जगह दूसरा बैठ जाता है, यहां पे मर गया उसकी जगह दूसरा बैठ गया, दैट्स इट। मेजर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुख करते हैं, और बड़ी खबर जंग के मैदान के बीच में से है, और जंग के मैदान के बीच से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियार का रुख अब खाड़ी देशों की तरफ कर दिया गया है। दावा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में डिफेंस सिस्टम और मिसाइल भेजने पर भी विचार कर रहा है। बहुत बड़ी खबर है मेजर गौरव आर्या, कितनी बड़ी खबर आप इसको समझ रहे हैं? ये तो पूरा रुख कर रहा है अमेरिका, बिल्कुल आप कहिए कि इस जंग के ऊपर। नहीं, बात ये नहीं है कि अमेरिका रुख कर रहा है इस जंग के ऊपर, बात ये है गौरव कि ये प्लान पुतिन का है। पुतिन ने बोला था अमेरिका को कि आप यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, हम ईरान पे हल्का हाथ रखेंगे। भाई, ईरान की जो डेवास्टेटिंग मिसाइल अटैक है, जो ईरान एक्यूरेटली हमला कर पा रहा है, किसकी मदद से? रूस की मदद से। रूस कहता है अमेरिका से, आप यूक्रेन की मदद करना बंद कर दो, हम ईरान की मदद करना बंद कर देंगे। मरता क्या ना करता, शायद, ये मेरा गेस है, अमेरिका ने बोल दिया ओके। यानी कि जब सारी आपको बहाना मिल गया कि भाई हम तो वॉर में हैं, हम आपको अब हथियार नहीं दे सकते, तो वहां से सारे के सारे हथियार जो मेन वेपन्स हैं, खासतौर से एयर डिफेंस इक्विपमेंट या फिर इंटरसेप्टर्स या फिर मिसाइल्स, अब वहां से निकालें और मिडिल ईस्ट में लेकर आए और रूस को चुपचाप एक मैसेज दें कि बॉस एवरीथिंग इज ओके, कैरी ऑन, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे।